स्वागत है आप सभी साथियों का यूपी एग्जाम वाले यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहली क्लास आप लोगों ने देखी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, जिसमें हमने चर्चा की। साथ ही साथ कुछ प्रश्न भी हमने पूछे थे, आपके जवाब भी आए हैं या आएंगे, उस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी क्लास जो आपकी है, ये उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट 2, क्योंकि एक क्लास में सारे पॉइंट्स अब तक कवर नहीं हो पाए थे। हमने उसमें पिछली क्लास में जो चर्चा की थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम कैसे पड़ा, उसकी खोज कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे, राइट ना। अब हम उसी के आगे चर्चा करें, इस क्लास में हम उसी की आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा या अन्य हिंदी भाषी राज्यों में, साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ यूपी ट्रिपल एससी अन्य एग्जामों में आए हुए प्रश्नों पर भी वीडियो के अंत में, या कह सकते हैं आधी क्लास के बाद, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा बढ़ाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया है, वो अभी तक हमने टॉपिक कवर किया कि इसका नामकरण देखा है, उसके साथ साथ इसकी खोज किस किसने की, इस पर भी हमने चर्चा की। हमने इस पर आपको बताया होगा क्या है, जॉन मार्शल नामक व्यक्ति का नाम आता है जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की। दो व्यक्तियों का नाम निकल करके आता है, एक आपके कौन है, एक आपके हैं दयाराम साहनी, और दूसरे हैं आपके कौन से, दूसरे हैं आपके राखल दास बनर्जी, राइट ना। राखल दास बनर्जी, दो नाम आप, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और इन्होंने क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज की। और भी कुछ नाम आते हैं, और भी कुछ नाम आते हैं, ठीक है। जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विज्ञान का विभाग का जनक कहा जाता है। साथ ही साथ एक और नाम आपको मिला था इसी में, चार्ल्स मैसन का, जिनके बारे में हमें प्रथम सूचना मिलती है, जो बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रथम सूचना जो देते हैं। उसके साथ साथ हमने इसका विस्तार की बात की और एक चार्ट के माध्यम से हमने पढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नॉर्थ में हमने देखा कि दायमाबाद एक स्थान, सॉरी मांडा स्थान हुआ करता था। साउथ में हमने देखा कि यहाँ पर दायमाबाद स्थान हुआ करता था। एंड ईस्ट में हमने देखा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर एक स्थान हुआ करता था। साथ ही साथ हमने वेस्ट में देखा सुतकांगेडोर एक स्थान हुआ करता था। सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर जो मेरठ यूपी में है, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में, एंड मांडा जो है वो कहाँ पर है, वो आपके जे एंड के चिनाब नदी के किनारे से। इतना अभी तक हमने पढ़ा। अब हम जो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल पूछ लिया जाता है, काल निर्धारण कीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कितनी पुरानी है, काल निर्धारण कीजिए। देखिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग, ठीक है, सोर्सों के माध्यम से पता चलता है कि अलग अलग डेट हुआ करती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है, आयोग किस पे सही आंसर मानता है, तो हम उसको यहाँ पर यहीं पे चर्चा करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2350 बीसी से लेकर के वो 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2350 से लेकर के 1750 तक का क्या है, ये टाइम पीरियड माना जाता है। ये एग्जैक्ट सही है। किसके माध्यम से पता चला है, तो C14, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से क्या है, पता चला। अब यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ये तो हमने बता दिया कि जीवाश्मों की आयु कैसे निकाली जाती है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, या कार्बन डेटिंग के माध्यम से कह दिया जाता है C14, जिसको बोला था। अब जरा हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये भी क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर पृथ्वी की आयु कैसे निकालते हैं, पृथ्वी की आयु की गणना कैसे की जाती है। साथ ही साथ आप जरा बताइएगा कि चट्टानों की आयु की गणना कैसे की जाती है, चट्टानों की आयु की गणना की जाती है। या किसी भी पेड़ पौधों की आयु निकालनी हो तो फिर हम उसकी गणना किसके माध्यम से करते हैं। इन तीन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तो काल निर्धारण था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। साथ ही साथ और स्थान है हमारे प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ विशेषताएं रही हैं। आइए उनके फीचर्स पे बात कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो विशेषताएं हुआ करती थी, उनके फीचर से बात कर लेते हैं।
विशेषताएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषताएं बहुत ही ज्यादा। जैसा कि आपके सामने पहली हेडिंग लगी हुई है नगर नियोजन, जैसा कि आपके सामने पहली हेडिंग लगी हुई है नगर नियोजन की, तो नगर नियोजन पे बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता रही है वो कौन सी रही है, वो नगर नियोजन की रही। ठीक है, उसके साथ साथ नगर नियोजन के साथ साथ अगर आपको बताया जाए तो इनकी जल निकासी प्रणाली, ठीक है, एवं जल निकास प्रणाली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। जल निकास प्रणाली क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। नगर जो थे, नगर सामान्यतः कितने भागों में बटे होते थे, तो नगर सामान्यतः दो भागों में बटे होते थे। एक को हम बोल देते थे पश्चिमी टीला और दूसरे को बोलते थे हम लोग पूर्वी टीला। क्या बोलते हैं, पूर्वी टीला। एक क्या है आपका पश्चिमी टीला है और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला हुआ करता था, यहाँ से दुर्ग मिले, यहाँ से फोर्ट मिले, यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से हमें किले मिले, यानी कि दुर्ग। अब पूर्वी टीला जो है ये आम लोगों की बस्ती हुआ करती थी। अब जाहिर सी बात है ये लोअर हिस्सा था, ये लोअर हिस्सा हुआ करता था शहर का, और पश्चिमी जो टीला था वो अपर हिस्सा हुआ करता था, ऊपरी टीला इसको बोल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है जहां पर दुर्ग वगैरह होंगे, जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, तो क्या होता है भाई, किसी भी शहर का जो सिविल लाइंस एरिया होता है, पुलिस लाइन एरिया होता है, क्या होता है, वहां पे प्रशासनिक वर्ग के लोग तो रहते हैं ना। तो बस इसी आधार पर हम गेस कर रहे हैं कि जो पश्चिमी टीला हुआ करता था वहां पर क्या है, प्रशासनिक वर्ग के लोग हुआ करते थे, और जो पूर्वी टीला हुआ करता था वहां पर आम लोगों की क्या हुआ करती थी, आम लोगों की बस्ती हुआ, आम लोगों की क्या है, बस्ती हुआ करती थी। वहीं पर देखा जाए तो हमें कुछ अपवाद भी मिले हैं। लोथल एक स्थान है जो गुजरात में पाया जाता है, साथ ही साथ सुरकोटदा, यहाँ पर जो है, जो दुर्ग शहर का दोनों हिस्सा क्या है, रक्षा प्राचीरों से, मतलब दुर्ग भी रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है और क्या है, लोअर हिस्सा भी रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ है। राइट ना। ध्यान दीजिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हुए हैं। इस बात को आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जी नहीं, मंदिर के साक्ष्य भैया कहीं नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, एक स्थान है मोहनजोदड़ो, वहां से कुछ स्तूप नुमा आकृति मिली है जिसको हम स्तूप बोल देते हैं, लेकिन मंदिर के कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं। आपके पेपर में स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कहीं मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो बिल्कुल नहीं मिले हैं, कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जो स्तूप मिला है उसको हम स्तूप मानते हैं, लेकिन उसका जब हमने काल निर्धारण किया तो ऐसा पता चलता है कि वो कुषाण काल का रहा है, कुषाण काल का रहा है। यहाँ की जो सड़कें हुआ करती, यहाँ की जो सड़कें हुआ करती थी, सड़कें जो है, सड़कें और जो गलियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी निर्धारित योजना के अनुसार इसको निर्मित किया गया था। मुख्य मार्ग जो था वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में आते थे, क्योंकि मुख्य मार्ग हुआ करता था उत्तर से दक्षिण, और जो सड़कें हुआ करती थी वो चौड़ी हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी, मतलब कि कह सकते हैं ये जल निकासी व्यवस्था इनकी काफी बेहतर फॉर्म में हुआ करती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। ऐसा पता चलता है कि ये पूरा जालसा ग्रिड व्यवस्था हुआ करती थी, जालसा प्रतीत होती थी। नालियाँ जो थी जल निकासी व्यवस्था इनकी अद्वितीय विशेषता रही, बहुत ही जबरदस्त विशेषता इनकी रही है। ऐसा किसी भी उस समय के या समकालीन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो समकालीन सभ्यताएं हैं, ऐसा कहीं भी हमें ऐसी विशेषताएं दिखाई नहीं देती। अगर देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंटें प्रयोग किए गए, ईंटें भी निर्धारित आकार की हुआ करती, निर्धारित 4:2:1 अनुपात की ईंटें बनी हुआ करती थी। पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं से हमें अलंकृत ईंटें, जैसे अभी आप लोगों ने ईंटें देखी होंगी, किसी पे जियो लिखा रहता है, किसी पे नोकिया लिखा रहता है, किसी पे टाटा लिखा रहता है। जिस दिन जियो कंपनी को पता चलेगा, रिलायंस कंपनी को, कि हमारे नाम से ईंटें निकल रही हैं, क्या बीतेगी उन पर, अंदाजा लगाइए आप लोग, क्योंकि वो तो कभी ईंटें निकाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो तरह तरह की ईंटें यहाँ पर निकला हुआ करती थी। इनकी चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई, इनकी ऊंचाई जो है वो निश्चित थी, 4:2:1 के अनुपात में हुआ करती, राइट ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पर पॉइंट मिले हुए हैं, देखिए 4:2:1 का एक अनुपात हुआ करता था ईंटों का। ठीक है, ये पश्चिम दुर्ग, पूर्व में निचला दुर्ग हुआ करता था, उत्तर के टीले के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो सारी हमने विशेषताएं बताई हैं वो सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं, राइट ना। अब अगर हम इनके सामाजिक विशेषता की बात करते हैं, अब अगर हम इनकी सामाजिक
व्यवस्था की बात करते हैं, इनकी जो सोशल व्यवस्था हुआ करता था, सोशल सिस्टम हुआ करता था, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो समाज कैसा था इनका? समाज इनका मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। समाज इनका कैसा था? तो समाज इनका मात्र सत्तात्मक, मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी? स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही। यहाँ पर मात्र देवी की पूजा की जाती थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर क्या है? बहुत ही बेहतर हुआ करती थी। जो सैंधो समाज था, वो वर्गों में विभाजित था। जैसे जाति व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन वहाँ भी हमें वर्ग दिखाई दिखाई पड़ते हैं। सैंधो व्यवस्था समाज हुआ करता था, उसमें एक वर्ग हुआ था जो पुरोहित वर्ग था, दूसरा वर्ग कौन-सा हुआ करता था? व्यापारिक वर्ग हुआ करता था, तीसरा आपका अधिकारी वर्ग हुआ करता था, चौथा आपका शिल्पी वर्ग हुआ करता था, फिर जुलाहे थे और फिर श्रमिक वर्ग हुआ करता था। फिर कौन-सा हुआ करता था? फिर आपके श्रमिक वर्ग हुआ करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पदार्थों का सेवन करते थे। मतलब वहाँ शाकाहारी भी पाए जाते थे, मांसाहारी भी वहाँ पर रहते थे, दोनों रहते थे। गेहूँ, जौ, मटर, तिल, उसके साथ-साथ खजूर, सुअर और कह सकते हैं बकरी, ये सब उनके क्या थे? ये सब उनके खाद्य, मतलब इनके मांस भी खाए जाते थे। गेहूँ, जौ इनका सबका प्रयोग भी किया जाता था। शाकाहार के रूप में, मांस के रूप में सुअर, बकरी का मांस, मछली, कछुआ आदि पशुओं का क्या कह सकते हैं? मांस का ये करते थे। अगर देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में शवों की जो अंतिम संस्कार किया जाता था, शवों का अंत्य या कह सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार जो है, या अंतिम संस्कार कह सकते हैं, अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार कह सकते हैं, ये 3 भागों में दिखाई पड़ता है, 3 भागों में दिखाई पड़ता है। एक था पूर्ण समाधिकरण, एक कैसा आपका समाज हुआ कैसा हुआ करता था, एक आपका था पूर्ण समाधिकरण, मतलब इसमें किसी भी व्यक्ति को ले जाकर के डेड बॉडी को क्या करना? दफना देना। एक था आंशिक समाधिकरण, तो आंशिक समाधिकरण आप जानते हैं जैसे कि पारसी समाज में होता, आंशिक समाधिकरण एक था। और तीसरा जो आपका हुआ करता था वो था आपका दाह संस्कार। क्या हुआ करता था? दाह संस्कार। तो हमें 3 प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार से हमें यहाँ पर मिले हैं, 3 प्रकार के अंतिम संस्कार यहाँ पर क्या है? किए जाते थे। यहाँ पर क्या है? 3 प्रकार के अंतिम संस्कार यहाँ पर किए जाते थे। राइट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर हम इनके धार्मिक जीवन पर चर्चा करते हैं, अगर हम इनके सब धार्मिक जीवन पर चर्चा करते हैं, तो हमने आपको बताया कि समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र देवी की पूजा की जाती, मात्र देवी की पूजा की जाती। साथ ही साथ आपको बता दिया जाए, मुख्यतः जो था, मुख्यतः प्रकृत पूजा थी। कैसी थी? प्रकृत पूजा। प्राकृत पूजा, प्रकृति को ये एज़ अ संतान के रूप में मानते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक मुहर प्राप्त हुई जिसमें एक प्रतिमा है, जिसमें एक आकृति अंकित है, जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया। मतलब जो प्राकृत था उसको क्या है? अपने संतान स्वरूप मानते थे। संतान स्वरूप क्या है? ये लोग मानते थे। यहाँ से हमें मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, मुहरे प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या है? हमें मुहरे वगैरह प्राप्त हुए हैं। देख सकते हैं आप कि मिट्टी की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, ठीक है? साथ-साथ पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। मृदभांडों पर चिन्ह बनाए गए हैं, मृदभांडों पर चिन्ह हुआ है। उसके साथ-साथ देखा जाए तो मात्र देवी की उपासना की जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर वृक्ष वृक्षों की पूजा की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी, जल की भी पूजा की जाती थी, जल की पूजा की जाती थी, पशु की भी पूजा की जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें लिंग और योनि की भी पूजा करने की भी क्या है? साक्ष्य मिले। क्या है? साक्ष्य मिले। ठीक है? जल की पूजा कैसे की जाए? भाई हमें यहाँ पर एक स्नानागार मिला हुआ है। देखिए स्नानागार के माध्यम से हम गेस कर सकते हैं कि क्या था। आप जानते हैं हिंदू परंपरा में क्या है, किसी खास विशेष दिन जैसे मकर संक्रांति होता है या कोई ऐसे त्योहार होते हैं, माघ मेला जैसे प्रयागराज में लगता है या अयोध्या में बहुत सारे कुंड बने हुए हैं, सीतापुर में आप नैमिषारण्य चले जाइए वहाँ पर बहुत सारे कुंड बने हुए हैं। तो लोग क्या करते हैं, किसी विशेष दिन एकत्रित होकर के क्या है, सामूहिक स्नान करते हैं। तो यहाँ से हमें एक क्या है, एक स्नानागार, बृहद स्नानागार मिला हुआ है, बृहद स्नानागार मिला हुआ है। तो उसके आधार पर गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जल की भी पूजा होती रही होगी। जल की भी पूजा होती है। हमने यहाँ पे अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि अग्नि की भी क्या है यहाँ पर पूजा की जाती रही, पूजा की जाती रही होगी। ठीक है? उसके साथ-साथ यहाँ से हमें
यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो से हमें एक सील प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो से एक हमें सील प्राप्त हुई है, जिस पर क्या हुआ है, 3 मुख वाला एक व्यक्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि 3 मुख वाला एक पुरुष की आकृति उस पर बनी हुई है। और वो पुरुष कैसा बैठा हुआ है? वो पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ, योग मुद्रा पे बैठा हुआ है और उसके सिर पर क्या है? सिर पर सींग है, सिर पर सींग है और वहां पर जानवर भी हैं। वहां पर जानवर कौन-कौन से हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गैंडा और भैंसा ये बाईं ओर है, ये किधर है? बाईं ओर है। उसके साथ-साथ एक हाथी, व्याघ्र व्याघ्र या कह सकते हैं हिरन या बकरी जैसा प्रतीत होता हुआ ये दाईं ओर, ये क्या है? दाईं ओर है। और इसे क्या माना गया? इसे हमने पशुपति देवता के रूप में माना। इसे ये जो कृत हमने बताई, जो मोहर प्राप्त हुई है, ये कौन हुआ करते थे? ये पशुपति देवता। और जानते हैं कि पशुपति देवता जो है वो किसे माना जाता है? वो भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा को जाना जाता है। तो भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में भगवान शिव की क्या करते रहे होंगे? पूजा करते। हड़प्पा सभ्यता से हमें स्वास्तिक के भी चर्चा के साक्ष्य मिले हैं, स्वास्तिक के भी साक्ष्य मिले हैं, चक्र के भी क्या है? चक्र के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? और जो चक्र हुआ करता था तो ऐसा लगता है कि ये सूर्य की भी उपासना करते रहेंगे। चक्र से हम क्या गेस कर रहे हैं? चक्र से हम ये ज्ञात कर पा रहे हैं कि ये किसकी पूजा करते रहेंगे? ये सूर्य भगवान की क्या है? ये सूर्य की उपासना करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हुआ, तो मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हो रहा है? वो सैंधव काल में हो रहा है। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में हो रहा है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ हो रहा है वो किस काल में हो रहा है? वो सैंधव काल में हो रहा है, राइट ना? चलिए, अब अगर हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन पर, अगर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके आर्थिक जीवन पर, तो सैंधव सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में देखा जाए तो कोई भी फावड़ा या कह सकते हैं फाल यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कालीबंगा से क्या है? कालीबंगा से हमें हल रेखा मतलब जुताई के लिए जो हल रेखा का प्रयोग करते थे, हल के, तो इससे साक्ष्य मिलता है कि ये हल का प्रयोग करते रहे होंगे। हल का प्रयोग क्या है? करते रहे होंगे। यहाँ पर 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई। आर्थिक जीवन में देखा जाए तो ये 9 प्रकार के फसलों का प्रयोग करते थे। 9 प्रकार के फसलों का प्रयोग करते थे। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के फसलों का ये क्या करते थे? प्रयोग करते थे, जिसमें आपका चावल मिला हुआ है, गेहूँ मिला हुआ है, जौ के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, खजूर के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, साथ ही साथ तरबूज के भी साक्ष्य मिले हुए हैं, साथ ही साथ आपको बता दिया जाए मटर, राई, तिल आदि के क्या है हमें साक्ष्य मिले हैं। लेकिन मुख्य खाद्यान्न क्या रहा होगा इनका? इनका जो मुख्य खाद्यान्न रहा है वो गेहूँ और जौ था। गेहूँ और क्या था? जौ था। गेहूँ और क्या हुआ करता था? जौ हुआ करता। लोथल से हमें चावल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इन जो लोकेशन की मैं नाम ले रहा हूँ, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, इन सब के बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे, उनकी लोकेशन भी आपको बताएंगे, राइट ना? पशुपालन देखा जाए तो पशुपालन में ये बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि का क्या करते थे? आदि का पालन करते थे। आदि का क्या करते थे? आदि का पालन करते थे। ठीक है। हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और जानवर की बड़ी चर्चा मिलती है, एक सिंगी जानवर की बड़ी चर्चा मिलती है, एक सिंगी पशु की बड़ी चर्चा यहाँ पर मिलती है। ठीक है। हमें यहाँ से कोई एक ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली हुई है जिस पर गाय की आकृति अंकित हो। तो गाय की आकृति अंकित हो तो मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि गाय विशेष महत्व, मतलब ये कह सकते हैं डायरेक्टली रूप से कि हम गाय यहाँ पर विशेष महत्व नहीं रखते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुबरदाल जो बैल था ना, वो विशेष महत्व रखता था। गुजरात के जो निवासी होते थे वो हाथी भी पालते थे। गुजरात के जो निवासी होते थे वो क्या करते थे? वो हाथी का भी पालन करते रहते थे, राइट? आइए हम इनकी थोड़ी-सी शिल्प एवं तकनीकी पे बात कर लेते हैं। हम इनके शिल्प और तकनीकी पे बात कर लेते हैं। जैसे धार्मिक जीवन पे देखिए स्लाइड लगी हुई है। मैं एक बार नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो प्रतिमा है, ये पुरुष देवता, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। पुरुष देवता के बारे में जो हमने चर्चा की, ठीक है? एक हाथी, बाघ का अंकन किया गया है, एक गैंडा और एक क्या है? 2 हिरण के नीचे अंकित है। ये हमने आपको बता दिया। ये शिव का रूप माना है। धार्मिक जीवन पे हमने चर्चा की है। साथ ही साथ ये हमने वही जो हमने
ये बताइए कि महायोगी पशुपतिनाथ त्रिनेत्रधारी जिनका प्रतीक क्या है, इस मुद्रा में मिलता है। राइट ना। के साथ मात्र देवी की उपासना की जाती थी। हमने आपको बताया ना कि बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियां, हमें बहुत सारे ऐसे हमें चित्र मिले हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में मात्र देवी की उपासना की जाती थी। मात्र देवी की यहाँ पर क्या है, बड़ी संख्या में उपासना की जाती थी। काल्पनिक पशु हुआ करती थी। 3 सिर वाले पशु का चित्र है, एक सिंह भैंसे का है, ठीक है, एक सिंह वाले जानवर का प्रतीक यहाँ पर मिलता है। ये कैसे कहा जाता है कि ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने अभी आपको चर्चा करवा दी है। अग्नि पूजा, पशु बलि, बिल्कुल हम इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस पे भी क्या है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आर्थिक जीवन पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक जीवन पर कि ये पशुपालन करते थे, सिंचित कृषि करते थे, इनका विशेष उत्पादन होता था, विदेशी व्यापार इन पर होता, अब विदेशी व्यापार ये किया करते थे। पशुपालन में गाय, बैल, भैंसा प्रमुख इनके जानवर हुआ करते थे। कुत्ता इनका पालतू पशु हुआ करता था। इस पर भी हम लोग क्या कर चुके हैं, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। राइट ना। अब हम थोड़ा-सा आगे आते हैं, अब हम थोड़ा-सा आगे आते हैं और बात करते हैं इनकी शिल्प एवं तकनीकी पर। शिल्प एवं तकनीकी पर चर्चा करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शिल्प एवं तकनीकी पर इन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जो सैंधव लोग हुआ करते थे, जो सैंधव लोग हुआ करते थे, वो अनेक प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर तांबे के साथ-साथ काँसा का भी प्रयोग किया गया है। तांबे के साथ क्या मिलाया गया है? तांबे के साथ टिन मिला करके क्या बनाया गया है? टिन मिला करके इसका क्या धातु तैयार की गई है? काँसा धातु तैयार की गई। काँसा धातु तैयार की गई है और ये बहुतायत मात्रा में काँसे का क्या करते थे? ये प्रयोग करते थे। हड़प्पा समाज में देखा जाए तो शिल्पियों का बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। शिल्पियों का बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। राइट ना। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनकी लिपि पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपि पर। तो क्या आपको यहाँ से लिपि मिली हुई है? बिल्कुल लिपि पर आप यहाँ से हमें क्या है, लिपि, इस सभ्यता में लिपि मौजूद हुआ करती थी। लिपि क्या है, मौजूद थी, लेकिन जो लिपि थी वो पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा ना जा सकने का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो लिपि है वो अल्फाबेटिकल फॉर्म में नहीं लिखी गई है, वो वर्णमाला में ना लिखी जा करके किस रूप में लिखी गई है, तो पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में लिखी गई है। क्या है? पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में, या कह सकते हैं भाव चित्रात्मक के रूप में लिखी गई। भाव चित्रात्मक के रूप में क्या है, लिखी गई। पढ़ा ना जा सकने का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? इनके लिखने का, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, उर्दू इधर से लिखते हैं, खरोष्ठी ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश ऐसे लिखते हैं। तो इनके जो पढ़ा ना जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इनके लिखने का क्रम निर्धारित नहीं था। कभी ऐसे-ऐसे लिखते थे, तो कभी ऐसे-ऐसे लिखते थे, कभी ऐसे-ऐसे लिखते थे। राइट ना? तो पढ़ा ना जा सकने का सबसे बड़ा। तो लिपि मौजूद है और इसे पढ़ा नहीं जा सका। इनके लिखने की शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके लिखने की शैली को हलावर्त शैली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हलावर्त शैली के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम गौमूत्रिका शैली के नाम से पुकारते हैं। गौमूत्रिका शैली या हलावर्त शैली कहते हैं। 400 से ज़्यादा अक्षर हमें मिले हुए हैं, पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में है। वेडल सर ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। वेडल सर ने पढ़ने का प्रयास किया, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। फिर बाद में हंटर सर ने भी पढ़ने का प्रयास किया, बट ही डिड नॉट सक्सीड एट हंटर सर ने। तो इन दोनों ने पढ़ने का प्रयास किया है, बट अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। मतलब यहाँ पे एविडेंस हमें मिल रहा है, साक्ष्य हमें मिल रहा है, साथ साथ लिपि मिल रही है, पर लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि को अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं? इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं दिखाता भी हूँ आपको फिगर, इनके फिगर के बारे में एक बार आपको दिखाता भी हूँ। इनके चित्र कौन-कौन से हुआ करते थे। इनके एक बार चित्र भी, एक बार इनकी जो लिपियाँ यहाँ से मिली हुई हैं, वेट करिए मैं दिखाता हूँ। नीचे स्लाइड जाते हैं। यहाँ से जो हमें लिपियाँ मिली हुई हैं, अ, सेकंड, हाँ, ये देखिएगा आप लोग, कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सैंधव कला है। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इधर आप देखिएगा, राइट साइड में देखिएगा, कुछ पिक्टोग्राफिकल साइड में लिखे हुए हैं। पिक्टोग्राफिकल साइड में क्या है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। राइट ना। अब अगर हम इनके मुहरों की बात करते हैं, तो ये सारी मुहरें हैं।
ये सारी जो आपके सामने दिख रही है, ये सारी मुहरें हुआ करती थी। तो हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे सर्वोत्तम कलाकृति रही है, वो उनकी मुहरें रही। अब तक हमें लगभग 2000 से ज़्यादा मुहरें प्राप्त हो चुकी हैं और इनमें अधिकांश मुहरें जो प्राप्त हुई हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश मुहरों में लघु लेख लिखे हुए हैं, साथ ही साथ क्या है, एक सिंघी जानवर, सांड, भैंसा, बाघ, बकरी, हाथी की आकृति बनी हुई है। आप यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा मोहरें दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? ज़रा बताइएगा। मैं 1 मिनट अपना फिगर अपना चित्र हटाता हूँ, अब आप लोग देखिएगा। क्या यहाँ पर दिख रही हैं आपको क्लियर? क्या ये आपको दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। बिल्कुल क्या है, ये आपको दिख रही हैं। तो ये आपकी क्या है, ये सैंधव कला को भी क्या है, सैंधव कला कला के बारे में भी क्या है, हमें सूचना देती हैं। सैंधव कला के बारे में भी क्या है, ये हमें सूचना देती हैं, राइट? चलिए, आगे हम बात करते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं इनके व्यापार के बारे में, इनके व्यापार के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, ठीक है? इनके अगर हम व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, 1 सेकंड, चलिए। तो अगर हम इनके व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, ये पक्की जो आग में पकी हुई कह सकते हैं, बनी हुई मूर्तियों का प्रयोग करते थे। मूर्तियों का क्या है, यहाँ से मूर्तियाँ मिली हुई हैं। उसी रूप में हमें खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए। उसी रूप में क्या है, हमें यहाँ से खिलौने प्राप्त हुए। साथ ही साथ खिलौने में हमने देखा है, खिलौनों में कह सकते हैं कुछ पूज्य प्रतिमाएँ होती थी, उनका प्रयोग किया गया। बंदर की प्रतिक्रिया हमें प्रतिमा मिली है, भेड़, गाय, इन सब की क्या है, हमें यहाँ से क्या है, प्रतिमाएँ मिली हैं, जिनका क्या है, जिनका व्यापार के रूप में भी प्रयोग होता रहा है। साथ ही साथ ये मुद्रा के रूप में सेलखड़ी की मुद्रा का प्रयोग करते थे। सेलखड़ी की मुद्रा के रूप में क्या करते थे, प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देखा जाए, तो हमने आपको बताया है, ये नगरीय संस्कृति हुआ करती थी। नगरीय संस्कृति हुआ करती थी मतलब सिंपल है, यहाँ पर व्यापार क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली। व्यापार क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो यहाँ का व्यापार का बड़ा महत्व, व्यापार का अगर देखा जाए, तो व्यापार का यहाँ पर बहुत ही बड़ा महत्व है और इसकी पुष्टि कहाँ से करती है? तो इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से जो हमें कुछ विदेशी मुद्राएँ, विदेशी मुद्रे प्राप्त हुई हैं, ये इस बात की पुष्टि करती है। साथ ही साथ हमें अनाज के बड़े-बड़े कोठार मिले हुए हैं। अनाज का भंडारण भी किया जाता था, उसका व्यापार भी किया जाता था। लोथल हमें एक बंदरगाह के रूप में भी मिला हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ व्यापार काफ़ी उन्नत फ़ॉर्म में हुआ करता था, उन्नत फ़ॉर्म में हुआ करता था। ठीक है? यहाँ पर हड़प्पावासी देखा जाए, तो धातु के सिक्कों का प्रयोग ना के बराबर करते थे। ये किसका प्रयोग करते थे? ये बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम का, इनका जो व्यापार होता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं आदान-प्रदान करते थे, किसका? वस्तु का, वस्तु का करते थे। कि भैया आप क्या है, आप गेहूँ ले लीजिए तो हमें ये दे दीजिए, टिन दे दीजिए, शीशा ले लीजिए तो ये दे दीजिए, मतलब ऐसे इनका व्यापार चलता था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया ये सेलखड़ी की बनी मोहरों का क्या करते थे, सेलखड़ी के बने सिक्कों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है? सेलखड़ी के बने सिक्कों का क्या करते थे, हमें यहाँ पर प्रयोग करते थे। हमें यहाँ से जो मोहरें मिली हैं, वो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हैं, बेलनाकार मोहरें प्राप्त। अब कुछ वस्तुएँ हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका आयात कहाँ से किया जाता था? आयात की जाने वाली वस्तु। तो आप यहाँ पर एक चार्ट बना के मैं बता रहा हूँ, कि आयात की जाने वाली वस्तुएँ। तो टिन कहाँ से मंगाया जाता था? टिन जो था, वो टिन कहाँ से मंगाया जाता था? वो ईरान से मंगाया जाता था। ईरान से आयात किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से? ईरान से, यानी कि कह सकते हैं मध्य एशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान से टिन का क्या किया जाता था? आयात किया जाता था, अफ़गानिस्तान से। उसके साथ-साथ तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? तो तांबा का आयात खेतरी, राजस्थान से किया जाता था। चाँदी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो चाँदी ईरान और अफ़गानिस्तान से आयातित होती थी। सोना का सोना का देखा जाए, तो सोना का अगर देखा जाए कि सोना का, तो सोना आपको दक्षिण भारत कर्नाटका से आयात किया जाता। भारत से भी हमें आयात होने के साक्ष्य मिले हैं। लाजवर्द मोती है एक, बहुत बड़ा चर्चा में रहा। लाजवर्द बड़ा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बदख्शां हुआ करता था। बदख्शां एक क्षेत्र हुआ करता था अफ़गानिस्तान का, ये वहाँ से भी क्या है, इसको आयातित किया जाता। लाजवर्द मोती, बड़ी मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है? सीसा सीसा का कहाँ से मंगाया जाता था? तो सीसा ईरान और राजस्थान से मंगाया जाता था। सीसा ईरान और राजस्थान, अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। सेलखड़ी कहाँ से मंगाई जाती थी? तो सेलखड़ी जो मंगाई जाती थी, वो आपके बलूचिस्तान से मंगाई जाती थी।
बलूचिस्तान और राजस्थान या गुजरात से, इन सब जगहों से क्या है इनका आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ विशेषताएं रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी समृद्धशाली हुआ करती थी, इतनी फली फूली, लेकिन इसका पतन हो जा रहा। इसका पतन में विद्वानों के मन मतभेद है। कोई बता रहा है कि सर इसका कर्मिक पतन हुआ है, और कोई बता रहा है इसका सडन अचानक से पतन हुआ। तो अभी तक पतन होने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हाँ, कई विद्वान अलग अलग कारण बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि भूकंप आ गया होगा, कोई बता रहा है कि भैया नदियों का जलमार्ग का परिवर्तन हो गया होगा, कोई बता रहा है बाढ़ की वजह से है, कोई बता रहा है महामारी फैल गई है, कोई बता रहा है जलवायु परिवर्तन। लेकिन जो अभी तक लेटेस्ट जो खोज हुई है, जिसके माध्यम से पता चला है, तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण। अब जो महत्वपूर्ण बच रहा है, यहाँ पर कुछ स्थल हैं जिन स्थलों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे, जिन स्थलों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वो स्थल के बारे में, वो स्थल उनकी लोकेशन क्या हुआ करती थी, उनसे एक बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए उन स्थलों के बारे में क्या कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। उन स्थलों के बारे में क्या है, हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्थल है उनकी लोकेशन के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्या है क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला लोकेशन आपको बता दिया जाए, हड़प्पा, जिसको अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं। हड़प्पा की लोकेशन क्या है? हड़प्पा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है वो हड़प्पा है। और हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज कर रहे हैं कौन? दयाराम साहनी जी कर दयाराम साहनी जी कर रहे हैं। और इसकी ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित। ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित, रावी नदी के किनारे स्थित है, राइट ना। यहाँ से क्या मिला हुआ है? यहाँ से देखिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उन पर एक बार आपको बताएंगे। तो यहाँ से हमें 12 कमरों का अन्नगार मिला हुआ। क्या मिला हुआ? 12 कमरों का अन्नगार मिला हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला हुआ है, जिसको हमने R37 का नाम दिया है। और R37 जब भी पेपर में मिलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, उसको क्या देंगे? उसको कब्रिस्तान का नाम देंगे, आप कब्रिस्तान का नाम देंगे। ठीक है, ये सैंधो सभ्यता का औद्योगिक नगर भी इसे कहा जाता है। इसे सैंधो सभ्यता का राजधानी या कैपिटल भी कहा जाता है। यहीं से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है, जो उर्वरता का प्रतीक है। उर्वरता का क्या है? उर्वरता की देवी के रूप में इन्हें पूजा गया। ठीक है, उर्वरता की देवी के रूप में क्या है? इसे पूजा गया। इसे सिंधु सभ्यता का क्या है? हड़प्पा को क्या कहा जाता है? इसे तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। अगली साइट जो हमारी है, महत्वपूर्ण है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित। मोहनजोदड़ो भी क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज कर रहे हैं राखल दास बनर्जी जी, इसकी क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं। ठीक है, राखल दास बनर्जी। यहाँ से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से इसको कहा जाता है ये स्तूपों का शहर। यहाँ से मोहनजोदड़ो का मतलब होता है यहाँ पर, या क्या है? यहाँ पर ढेर सारे क्या है, हमें ढेर सारे यहाँ पर समाधियां मिली। इसको मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसको रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। इसको सिंध का बाग कहा जाता है। इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं उपनाम है, वो क्या है? इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, जो सिंधी भाषा का क्या हुआ करता है? एक शब्द है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में सिंधु सभ्यता का जो एक पुरास्थल है मोहनजोदड़ो, इसके बारे में कहा जाता है कि 7 बार उजला। ये 7 बार उजला, और फिर ये क्या है? बसा है। फिर क्या है? ये बसा है। यहीं से हम यहीं से हमें स्नानागार, एक विशाल स्नानागार के भी क्या है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें यहाँ से फारस की मोहर प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इनका विदेशी व्यापार काफी उन्नत फॉर्म में हुआ करता था। अगली साइड जो है आपकी, वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये कहाँ पड़ता है? ये तो राजस्थान में स्थित, ये राजस्थान में स्थित है। इसको अमलानंद घोष ने इसका क्या किया था? खोजा था। और बीवी लाल ने इसका क्या किया था? बीवी लाल ने इसका क्या किया था? उत्खनन करवाया था। ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की यहाँ पर क्या होती है? चूड़ियां। और यहाँ पर आपको बता दिया जाए, यहाँ पर युग्म समाधान का भी क्या है? साक्ष्य मिला, मतलब 2 डेड बॉडियों को एक साथ दफनाया गया। अब ऐसा हो भी, ये भी हो सकता है कि 2 डेड बॉडियों को एक साथ दफनाया गया। ऐसा हो भी सकता है, जैसे गाँव-वाँव में अभी भी अमूमन क्या होता है कि जिसके बाग होते हैं, जिसके खुद के खेत होते हैं, तो पहले
एक पीढ़ी को दफनाते हैं, बाद में जो नेक्स्ट एक्सपायर होता है या नेक्स्ट की जब मृत्यु होती है तो उसको भी उसी के पास में ही क्या है दफनाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। या ऐसा भी कहा जाता है। कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें ऊँट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, यानी कि कह सकते हैं ये ऊँट से भी परिचित हुआ करते, ऊँट से भी परिचित हुआ करते। लोथल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है ये, और लोथल के बारे में बताया जाता है कि ये बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ करता था? ये डॉकयार्ड हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? बंदरगाह हुआ करता था। इसकी खोज किसने की? एस आर राव ने इसकी खोज की। इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बंदरगाह था, यहाँ पे हमें मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने, यहाँ से हमें हाथी दांत भी प्राप्त हुए। एक और साइट है, एक और साइट है, ठीक है, चन्हू दड़ो। ठीक है, चन्हू दड़ो के बारे में देखा जाए तो चन्हू दड़ो की खोज जो है, इस चन्हू दड़ो ये सिंध सभ्यता का इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का इसको औद्योगिक नगर के नाम से क्या है? औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में जैसे हमने क्या बताया कि शहर दो भागों में विभाजित हुआ करता था। शहर दो भागों में विभाजित हुआ करता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बता दिया जाए, चन्हू दड़ो एक ऐसी लोकेशन थी जहां पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब यहाँ पर नगर जो था उसका एक ही विभाजन देखने को मिलता है। मतलब जो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला जो हुआ करता था, दोनों एक जैसे ही हुआ करते थे। यहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन के, स्त्रियां जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में यूज करती हैं, जैसे पाउडर, रंजन शलाका, काजल, इन सब के साक्ष्य मिले। रंजन शलाका का मतलब है बेटा लिपस्टिक। इन सब के भी क्या है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के क्या है? कच्छ में स्थित है। ठीक है, ये बड़ा विशाल नगर हुआ करता था। हाल ही में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। धौलावीरा का मतलब है सफेद कुआं। यहाँ पर जो विभाजन देखने को मिला है, यहाँ से हड़प्पाई लिपि मिली हुई है। साथ ही साथ हमें शहर का त्रिवर्गीय विभाजन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण नगर, ये महत्वपूर्ण नगर थे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम प्रश्नों के माध्यम से, अब हम प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर को और ज्यादा समझने का या पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कोई भी समस्या हो, आपके डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। राइट ना? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? या उपमहाद्वीपीय में प्रारंभिक नगरों के साक्षी रहे। इसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाने का क्या है? लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का क्या मिलता है? संकेत मिलता है। साथ ही साथ इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक उपयोग का प्रमाण मिलता है, और इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग के प्रमाण मिलता है। अब आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इस पे बताइए। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आंसर करते रहिए, ताकि हम उसको देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उस पर हम चर्चा कर पाएंगे। राइट ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हड़प्पा वासी लोहे से परिचित थे? भाई साहब आपको बता दिया जाए, हड़प्पा वासी तो छोड़िए, वैदिक काल के जो प्रारंभ के थे, ऋग वैदिक काल वाले, वो भी नहीं परिचित थे, वो भी नहीं परिचित थे। तो लौह के सबसे आरंभिक रूप में उपकरण का प्रमाण था, ये गलत हो जाएगा, बाकी कथन सही हो जाएंगे। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। इन शब्दों कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, इन पर भी आपको क्या है ध्यान देना होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं? इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह हैं, या दाईं सी और बाईं ओर लिखी गई है, या अष्टसलकाओं एवं अवसलों पर पाए गए हैं, या मेलुहा लोगों के साथ संबंध रखती है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। दाईं से बाईं या बाईं से दाईं दोनों रूप में लिखा गया है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या ये अष्टसलाकाओं और आभूषणों पर पाए गए हैं? नहीं नहीं, ये मुहरों पर पाए गए, ये मुहरों पर पाए गए, ये मृण मूर्तियों पर पाया गया है। तो ये गलत हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा। बाकी कथन सही है, इसमें 400 से सांकेतिक है, ये दाई से बाई में है। इसको किस लिपि के नाम से जाता है, तो भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से इसको जाना जाता है, पिक्टोग्राफिकल के नाम से जाना जाता है, पिक्टोग्राफिकल। या मेलुओं के साथ संबंध रखती है, बिल्कुल रखती है, तो इसलिए इसका सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। राइट ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अभी हमने बताया कि कौन कहां से प्राप्त करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित तथा क्षेत्र 2 की सहायता से सही उत्तर का चयन किया। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त वस्तुएं और संभव स्रोत, देखिए कहां से, अभी तो हमने स्वर्ण का तो बताया है, स्वर्ण तो याद ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं याद होगा, स्वर्ण याद होगा दक्षिण भारत कर्नाटका। तो चौथे का पहला, अब देखो किसमें किसमें है चौथे का पहला, चौथे का पहला देखिए एक ही आंसर से, एक ही ऑप्शन से आपका जवाब बन गया। ये भी एग्जाम में आपको बड़ा ध्यान रखना कि जो आपको पता है पहले उसको टिक करिए, पहले उसको टिक करिए, ठीक है। लाजवत जो है वो अफगानिस्तान के क्या बदख्खा नामक क्षेत्र से उठाया जाता है, बदख्खा नामक क्षेत्र से उठाता है। तांबा जो है वो राजस्थान से है, शंख जो है वो कच्छ क्षेत्र से किया था। तो आप देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट। आज से प्रकट होता था कि सिंध घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, कौन सी से संबंधित, कौन से संबंधित हुआ करते थे, आपको बताना है इनमें से। ठीक है, किससे, चीन, ग्रीस, इराक और श्रीलंका। चीन से संबंध नहीं मिल रहे हैं, रोम से संबंध नहीं मिल रहे हैं, ग्रीस से संबंध क्या हमने बताया, नहीं बताया। मेसोपोटामिया के साथ हमने बताया है, इराक के साथ इनके व्यापार भी हो रहे थे, इराक के साथ इनके व्यापार भी होते थे, तो इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। व्हाट मल्टीपल द स्केल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन ऑफ, सिंध सभ्यता के मापक किस गुणन भार के, 14 गुणक भार के, 10 गुणक भार के, 16, 8। अब आपको बताना है इनमें से सही। तो सिंध घाटी सभ्यता बिल्कुल व्यापार में माप का प्रयोग करते थे, माप का प्रयोग करते थे, तो वो किस गुणक में होते थे, वो 16 गुणक में होते थे। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, तो ऐसे फॉर्म में हुआ करते थे। तो किस गुणक में थे, ये 16 के गुणक में हुआ, राइट ना। तो 16 का गुणक इज द राइट आंसर, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 16 इज द राइट आंसर। सिंध सभ्यता का व्यापार होता था, चलिए अभी तो हमने बताया है, बताइए बताइए जरा कमेंट करके। ईरान, अफगानिस्तान, रोम, राजस्थान। ट्रेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज विद ईरान, अफगानिस्तान, रोम और राजस्थान। क्या रोम का हमने कहीं जिक्र किया, आयात निर्यात, नहीं जिक्र किया, नहीं जिक्र किया। ईरान का जिक्र किया, बिल्कुल किया। अफगानिस्तान का जिक्र किया, बिल्कुल किया। कच्छ का, राजस्थान का जिक्र किया, बिल्कुल किया। तो तीसरा ऑप्शन जिसमें जिसमें हो उसको बाहर करो, तीसरा ऑप्शन इसमें है, अच्छा ये डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था, कूपों का निर्माण, भैया कूपों का शहर तो हमने बोला ही है ठीक है, सफेद कुआं, धौलावीरा, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, मेहराबों का, क्या नक्काशी देखने को मिली इंडस वैली सभ्यता। अरे भैया हमको विकसित फॉर्म में तो मिली हुई है, विकसित फॉर्म में तो मिली हुई है, पर ऐसा कुछ मेहराब वगैरह का प्रयोग नहीं मिला था। मेहराबों का असली प्रयोग देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल काल में हमें देखने को मिलेगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भैया डी हो जाएगा। राइट। सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। खुद ही आप देखिए, खुद ही आप ऑप्शन देखिए, नगर नियोजन तो मास्टर साहब ने बताया है ना आपको। ओके, मोहनजोदड़ो हड़प्पा बिल्कुल चर्चा की है। कृषि तो बिल्कुल करते थे भाई, कृषि नहीं करते तो गेहूं, जौ, मटर, राई, तिल, इन सब का वो उत्पादन कैसे कर रहे होते, बिल्कुल किया है। अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल विकसित फॉर्म में हुआ करती थी, मनका बनाने कारखाने मिले, सब कारखाने यहाँ से मिले हुए हैं। तो तीनों यहाँ से क्या, चारों यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। राइट। घाटी सभ्यता को अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के जानने के मूल स्रोत हैं वहां पाई गई पूरे बर्तन जेवन नगरों के अवशेष लिपि। ध्यान दीजिएगा, मूल स्रोत पूछा गया, मूल स्रोत पूछा गया, इस बात को ध्यान, यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हैं, एक से ज्यादा आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन मूल स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है, तो नगरों के अवशेष जो है वो मूल है, नगरों के अवशेष हैं। तभी तो हमें पता चल रहा है कि यह सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी, यहाँ पे मकान एक मंजिला थे, दो मंजिला थे, घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे, मुख्य द्वार की तरफ, मुख्य द्वार रोड के साइड खुलते थे या रोड के पीछे खुलते थे, ये सब हमें कैसे पता चला, तो नगरों के अवशेष के माध्यम से ही पता चला। राइट। सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है,
पकी ईंट से बनी इमारतें, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही? सबसे महत्वपूर्ण, मेहराब का प्रयोग तभी हमने मना किया। क्या मंदिर कहीं मिला हुआ है, कहीं पूजा स्थल मिला हुआ है? बिल्कुल नहीं मिला हुआ। कला वास्तुकला का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन पक्की ईंट का प्रयोग, पक्की ईंट से जो बनी हुई इमारतें हैं किस रूप में है? निश्चित आकार है ईंटों का, 4:2:1। तो अधिकांश मुद्राएं जो है वो सेलखड़ी की मिली हुई है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो कि नगरीकरण का उदाहरण, जो कि नगरीकरण का क्या है? उदाहरण है। घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की, इंद्र तथा वरुण की, ब्रह्मा की, शिव की। बहुत आसान। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अरे पशुपति नाथ की पूजा करते थे। एक मूर्ति, मुहर पे मूर्ति मिली हुई है किसकी? क्या है? योग मुद्रा में बैठे हुए। तो पशुपति राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जरा बताइए, एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार। लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल सभ्यता थी। धार्मिक तत्व विद्वान थे, क्या इतना वर्चस्वशाली थे? नहीं थे। हाँ, प्राकृत पूजक थे, इतने ज्यादा वर्चस्वशाली यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले, इतने ज्यादा वर्चस्वशाली नहीं थे। हाँ, उस काल में कपास का उत्पादन, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल इसका सही जवाब। तो ए और एक और दो दोनों सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, उनके देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। क्या रथ वथ के बारे में मास्टर ने बताया है? नहीं बताया। ये बहुत शांतिप्रिय लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि हथियारों के बारे में जानकारी नहीं थी, हथियारों के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन पूजा, उसका युद्ध नहीं करते थे ज्यादा। और वैसे भी जो व्यापारिक नगरिया होते हैं, व्यापारिक जो सभ्यताएं होती हैं, वो युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते थे। क्या मंदिर के प्रमाण मिले हैं? नहीं मिले। दोनों स्टेटमेंट गलत, यानी केवल दूसरा सही है। इसका सही जवाब है डी, वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा, दोनों की पूजा। सैंडो मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय कौन सा है? गज, वृषभ, गैंडा, एक सिंगी। सैंडो मुद्राओं का सबसे ज्यादा प्रचलित मिला हुआ है, हमने आपको बताया ना, काल्पनिक पशु, एक सींग वाले के बारे में बात की, एक सींग वाले। तो एक सिंगी पशु, ऐसे आपने मूवी भी देखी होगी, मोहनजोदड़ो करके मूवी आई थी ऋतिक की, उसमें भी एक सिंगी पशु के बारे में कई बार चर्चा की, कई बार वहां पर चर्चा की। का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए हमने अभी आपको बताया ही था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। तो मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से माना जाता है? पूर्व आर्य काल। यहाँ पर पूर्व आर्य काल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व आर्य काल का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए आर्य काल वैदिक काल को बोलते हैं, उससे पहले वाला जो काल है वो क्या हो जाएगा? वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, पका पकाया नहीं मिलेगा। हाँ, उबाल के रख देगा आयोग, बाकी पकाओ, बाकी पकाओ। चलो, आदि के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ काल में, मातृ शक्ति। तो समाज कैसा था? समाज मात्र सत्तात्मक, मात्र शक्ति की उपासना करते, मात्र शक्ति। 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब। 20 का सही जवाब। सिंधु सभ्यता में पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो देखिए हमने आपको जलवायु परिवर्तन बताया है, और उससे मिलता जुलता यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि नदियों के प्रवाह का क्या है? परिवर्तन। तो कभी कभार क्या होता है, हमें ऑप्शन के हिसाब से भी टिक करना होता है, आयोग हमारे साथ थोड़ा खेलता है। तो यहाँ पर बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी विरासत, देखिए सब कारण है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली था वो नदियों के प्रवाह का परिवर्तन। वैसे भी देखा जाए, जो मोहनजोदड़ो मूवी देखी है उसमें आपने लास्ट में देखा होगा बाढ़ उसका कारण, उसमें नदी का जल इंटर कर जाता है, वो भी देखा उसके माध्यम से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? भिन्न थी क्योंकि उनके पास देखा जाए किस लिए भिन्न, कैसे भिन्न थे? तो इनके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी।
आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो बिल्कुल शहरी जीवन सुविधाएँ थी, बिल्कुल थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है। वैदिक की बात करेंगे तो ग्रामीण। इनके पास पिक्टोग्राफिकल लिपि, चित्रलेखीय लिपि थी, इनके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल था, उपयुक्त सभी। तो इसके सभी क्या हो जाएँगे, इसका उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकें, ठीक है? कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हाँ, हमने आपको पिछली क्लास में वादा भी किया था कि बहुत जल्द हम लाइव भी आएँगे। तो लाइव लेने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होती है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, ताकि हम लाइव करें क्लास, और लाइव करने के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएँगी। आपके डाउट्स भी हम लाइव ले पाएँगे, मज़ा भी आएगा, आप जवाब भी लगातार कर पाएँगे, अपने डाउट्स खटाखट पूछ पाएँगे। तो बहुत जल्द ही हम आपके साथ लाइव भी मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगले टॉपिक पर हम अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू डियर।